लास्ट वीडियो में हम ये ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे, बट फिर भी थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए कर लेते हैं। डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी क्या है? ये आपकी दो डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं फिलोसफीज़ एनवायरमेंटलिज्म की, कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। नाम से पता चल रहा है डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। डीप में भी कहीं ना कहीं एक ब्रॉड एस्पेक्ट को शो कर रहा है, और शैलो इकोलॉजी कहीं ना कहीं एक नैरो माइंडसेट को शो कर रहा है। ठीक है, तो पहले डीप इकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि डीप इकोलॉजी सिंपली क्या है। ये कंसीडर करती है कि ह्यूमन, एनवायरनमेंट, बाकी सभी स्पीशीज़ जो है वो इक्वल है। ह्यूमन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं रखता। ठीक है, और ये जो टर्म है किसने दी थी? अर्नेस्ट नेस ने दी थी। और ये यही कहती है, जिसका सेंट्रल थीम है वो यही है कि इंसान जो है वो धरती का ही हिस्सा है। ठीक है, तो धरती के बाकी हिस्सों की तरह ये भी इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जितने बाकी स्पीशीज़ इम्पोर्टेंट है, जितने प्लांट्स ज़रूरी हैं, जितने एनिमल्स ज़रूरी हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंस आप ह्यूमन्स को दो। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी स्पीशीज़ को इक्वली ट्रीट करता है, इक्वल इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये इकोसेंट्रिक व्यू से भी है कि एनवायरनमेंट को जो है सेंटर में रखता है। ठीक है, हालांकि पहले एक सेकेंड अटक गया। तो यहाँ पे बस इन्होंने बता रखा है कि ये जो डीप वर्ड है ये में भी ऐसा बताना चाहता है कि कितनी डीपली आप जो है चीज़ों को जो प्लेस ऑफ ह्यूमन लाइफ है वो कहाँ है, उसको क्वेश्चन करने की वजह से इसका नाम जो है डीप है, कि आप डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट में ह्यूमन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। ठीक है, तो ये बस अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज़ हैं। तो जो फॉक्स हैं वो सजेस्ट कर देते हैं कि आप इस टर्म को, डीप इकोलॉजी को, इकोसेंट्रिक की तरह ट्रीट करो कि ये एनवायरनमेंट सेंट्रिक है। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग टर्म्स आई, ये आपके काम की नहीं है। ठीक है, बट करना चाहो तो कर लेना। उसके बाद ये प्रिंसिपल्स वही बार बार रिपीटेड हैं कि इसमें क्या है, ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस जो हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, यानी सबके एक वैल्यू है। ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ बिना इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बल्कि सब चीज़ें अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, सबकी एक इनसाइड वैल्यू है। ठीक है, ओके। जो रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स आर वैल्यूज़ इन दमसेल्व्स, और जितनी डाइवर्सिटी होगी वो भी एक तरीके से एक वैल्यू ही है, वो भी एक अच्छी चीज़ ही है। ठीक है, ह्यूमंस जो है वो नेचर से ऊपर नहीं है, सब बल्कि बराबर हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस को कोई हक नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सस्टेनेंस के लिए वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करें। ठीक है, और अगर फ्लरिश करना चाहते हैं ह्यूमन लाइफ और उनका कल्चर, तो नॉन ह्यूमन लाइफ जो है अर्थ पे, उनका क्या होता है? सब्सटेंशियल डिक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन टू मेंटेन इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। देखो, अगर सब स्पीशीज़ जो है अच्छे से रह पाएँ, तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आज के टाइम पे 800 करोड़ लोग हैं, तो इनकी पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली अप्रोच का एक सेंट्रल थीम याद रख लेना कि इसमें ह्यूमन, एनवायरनमेंट, अर्थ की सारी स्पीशीज़ को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन कोई बहुत खास नहीं है कि तुम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, इतनी इंपॉर्टेंस दो कि इसको बचाने के लिए तुम एनवायरनमेंट को और बाकी स्पीशीज़ को मार रहे हो। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना, वही चीज़ें हैं कि आप प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जो है नॉन इको फ्रेंडली जो है उसको हटा दो, क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ ये ह्यूमन को फ़ायदा दे रही है, बाकी स्पीशीज़ को तो नहीं दे रही। और डीप इकोलॉजी क्या कहते हैं कि ह्यूमन कोई खास नहीं है। ठीक है, सब स्पीशीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी एक इक्वल वैल्यू है। ठीक है, तो करके देखना है, बहुत आसान है। उसके बाद शैलो इकोलॉजी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है कि ये नैरो माइंडसेट को शो कर रही है। इसमें भी आप एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन कर रहे हो, बट इसमें जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो क्या है? प्रॉफिट की, इंसान को फ़ायदा क्या होगा उसकी। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपके एंथ्रोपोसेंट्रिक है। एंथ्रोपो वर्ड होता है मैन के लिए यूज़, तो यानी जो इसका सेंटर है वो कौन है? मैन। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, बट किसके लिए? एनवायरनमेंट के लिए, ताकि मैन के लिए, ताकि किसको फ़ायदा हो? मैन को। तो इसमें क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो जो इसमें ह्यूमन है वो सुप्रीम हो जाता है। ठीक है, एनवायरनमेंट से या एनवायरनमेंट के बाकी एलिमेंट से।
ठीक है। तो इसमें बस यही याद रख लेना, शैलो इकोलॉजी सिंपली क्या है, इसमें भी आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, बट इसमें जो है ह्यूमन को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, तो वो सिर्फ ह्यूमन के फ़ायदे के लिए हैं। अगर ह्यूमन को फ़ायदा नहीं हो रहा तो आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। देखो, शैलो इकोलॉजी भी चाहती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट बचे ओनली इफ़ दे आर यूजफुल एंड वैल्यूएबल फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है। उसके बाद आता है आपका, यही पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जो शैलो इकोलॉजी है ये क्या बिलीव करती है कि नेचर एंड ह्यूमंस आर डिफरेंट एंड मैन इज़ सुपीरियर, कि मैन सुपीरियर है। जबकि डीप इकोलॉजी क्या कहती थी कि मैन और बाकी सभी स्पीशीज़ बराबर हैं। ठीक है। और जब ऐसी सोच होती है ना कि एक जना सुपीरियर है तो एक्सप्लॉइटेशन आएगा ही आएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा नेचुरल एनवायरनमेंट का। और जो आज की प्रेजेंट जितनी भी कंडीशंस एनवायरनमेंट में जो तबाही मची हुई है वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हम शैलो इकोलॉजी को मान रहे हैं। ठीक है। और फिर जो जिन्होंने टर्म दी थी ना आपकी डीप इकोलॉजी नेस ने, तो वो आर्ग्यू करते हैं कि जो शैलो इकोलॉजी मूवमेंट है वो oriented only to first fight against pollution and resource depletion in order to safeguard the health of the people in developed western world। देखो ये क्या कहते हैं कि जो शैलो इकोलॉजी है ना वो सिर्फ क्या है, ये पोल्यूशन को कम करना तो चाहती है, ये डिग्रेडेशन को तो कम करना चाहती है, ये एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो करना चाहती है, बट किस लिए, नीयत में सिर्फ क्या है, सिर्फ अपना फ़ायदा है। ठीक है। तो डीप इकोलॉजी जो है आपकी वो ऑलमोस्ट आपकी इकोसेंट्रिक है, और जो आपकी शैलो इकोलॉजी है वो जो है वो आपकी एंथ्रोपोसेंट्रिक है। ठीक है। मैन को सेंटर में रखती है। बट ऑब्वियसली अगर चीज़ें अच्छे से जानी चाहिए तो डीप इकोलॉजी को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, हम कर चुके हैं सारा इकोलॉजी का डिस्कस। तो क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है इकोलॉजी पे शॉर्ट नोट लिखो, तो आप ये बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि इकोलॉजी क्या है। ठीक है। उसके बाद अगर आप थोड़ी इवोल्यूशन बताना चाहें तो बता सकते हैं, इसकी डिवीजन बताना चाहें तो बता सकते हैं, ये आपकी विश है। उसके बाद आपको इसके प्रिंसिपल्स लिखने हैं जो पीछे दे रखे हैं बुक में अच्छे से, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके प्रिंसिपल्स या कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉइंट बना के। ठीक है। और ये सारे ये सब टॉपिक्स उसी के अंदर आ जाते हैं कि डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है। और डिफरेंट अप्रोचेस इसमें क्या होते हैं, डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी। ठीक है। एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बट सपोज अगर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया और उन्होंने पूछ लिया आपसे कि डीप इकोलॉजी पे शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है। अब ये पूछ लिया तो आप फिर से क्या करोगे, डीप इकोलॉजी अगर आपको अटैम्प्ट करना है तो इतना बड़ा नहीं होगा, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा कि इकोलॉजी आप इसमें कैसे अटैम्प्ट करेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी की दो अप्रोचेज़ होती हैं, डीप और शैलो। फिर आपको जितना डीप के बारे में पता है वो सब लिख दीजिए, बट इससे बड़ा नहीं बनेगा, तो इसलिए आप उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट में भी लिख सकते हैं कि भले ही डीप इकोलॉजी है बट एक अल्टरनेट अप्रोच भी है जो शैलो इकोलॉजी है, जो इससे बिल्कुल अलग है। फिर थोड़े पॉइंट आप इसके एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कैसे डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी दोनों एग्जिस्ट करते हैं और हमें कौन सी वाली चूज़ करनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। और अगर ये आया तो 2 नंबर के हिसाब से आएगा, तो ठीक है। बाकी क्रिएटिविटी लगेगी। अगर आपको लगता है कि कोई बहुत छोटा है तो आप देख लीजिए कि वो किस टॉपिक के अंडर आता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर लीजिए। उसके बाद जो पूछा है वो, और उसके काउंटर कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसे हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं कि आप अलग अलग डायमेंशंस को भी ऐड कर रहे हैं। आप सिर्फ उसके फेवर के पॉइंट नहीं दे रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट के पॉइंट भी दे रहे हैं। ठीक है। अब सपोज शैलो इकोलॉजी पे बोले 10 नंबर में लिखो, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में बताओगे। ठीक है। उसके बाद डिफरेंट अप्रोचेज़ जो हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की, जो इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो 2 अप्रोचेज़ है, डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी। फिर जो पूछा है वो शैलो इकोलॉजी की हेडिंग बना के आप उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे कि एंथ्रोपोसेंट्रिक है, ह्यूमन को इम्पोर्टेंस देता है, ह्यूमन के अकॉर्डिंग ही एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, और नेस ने बोला था कि इसमें जो कुछ भी एफर्ट्स होते हैं वो सिर्फ ह्यूमन सेंट्रिक होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाओगे
कि बट एक अल्टरनेट अप्रोच भी एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम डीप इकोलॉजी कहते हैं। डीप इकोलॉजी सबको इक्वली ट्रीट करता है, ये टर्म नेस ने दी थी, और इसमें जो है सबकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ह्यूमन ज़्यादा सुपीरियर नहीं होता है, और फिर आप कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, इससे आंसर बन जाता है। उसके बाद हम करेंगे अब जो हमारे बाकी टर्म्स रह गए हैं 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। देखो एनवायरनमेंट में करा चुकी हूँ तो ये मैं बिल्कुल रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इकोलॉजी भी आप कर सकते हैं, और इकोलॉजी में जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मैंने करा दिए थे कि सबसे पहले आपका एक इंडिविजुअल होता है, फिर उस इंडिविजुअल की जितने भी नंबर हैं वो उसकी पॉपुलेशन होते हैं, फिर एक ही एरिया में जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशन रहती है, इंटरेक्ट करती है, तो वो उसकी कम्युनिटी होती है, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और अगर हम सिर्फ बायोटिक नहीं, बायोटिक के साथ साथ तो उसके एबायोटिक फैक्टर्स को भी कंसिडर कर ले तो वो इकोसिस्टम होता है। और सबसे बड़ा आपका फिर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो बायोस्फीयर होता है, जो कि इक्वल टू अर्थ भी हो सकता है। उसके बाद इकोसिस्टम हम कर चुके हैं, क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, फंक्शनल ये फंडामेंटल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, प्रोडक्टिविटी, सब हम कर चुके हैं। उसके बाद आता है, वैसे तो बायोम पे नहीं बनेगा बट स्टिल 2 नंबर में पता होना चाहिए। तो बायोम सिंपली क्या होता है, एक जोग्राफिकल रीजन होता है। ठीक है, एक धरती पे एक जगह होती है जहाँ पे पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ सेम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ ट्रॉपिकल एवरग्रीन बायोम, तो यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा कि बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती है। ठीक है, बहुत बड़े वृक्ष मिलते हैं, बहुत हाइट के, बहुत हाई जाते हैं यहाँ के ट्रीज़। ठीक है, प्लांट लाइफ यहाँ की अपनी अलग है। यहाँ के एनिमल्स जो हैं आर्बोरियल मिलते हैं, जो हमेशा पेड़ों पे रहते हैं, क्योंकि इतने थिक डेंस फॉरेस्ट में अलग प्लांट लाइफ होगी। ठीक है, तो बायोम कुछ भी नहीं है, बायोम सिंपली क्या है, एक ऐसा एरिया धरती पे जहाँ पे आपकी सिमिलैरिटी होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस की, और उसकी वजह से वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल लाइफ सर्वाइव करते हैं वो सेम होती है। ठीक है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसकी अलग होती है। उसके बाद टैगा जंगल है, टैगों में अलग होते हैं, यहाँ पे आपके क्रिसमस ट्री टाइप ऑफ ट्री होते हैं। तो हर जगह की अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लांट और एनिमल लाइफ जो होती है अलग होती है। तो उस पूरे एरिया को जब आप कंसीडर कर लेते हो जहाँ पे सिमिलैरिटी है, वो आपका क्या होता है, बायोम होता है। ठीक है, ये आप रहने देना। उसके बाद आता है हैबिटाट। हैबिटाट बेसिकली क्या होता है, प्लेस जहाँ पे कोई स्पीशीज़ रहती है, कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, तो प्लेस या फिर एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, और फिर एक टर्म होती है आपका माइक्रो हैबिटाट, जो इमीडिएट सराउंडिंग होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज़ कोई रेप्टाइल है। ठीक है, और वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में। ठीक है, वो कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में रहता है। बट फॉरेस्ट क्या हो गया, उसका हैबिटाट। ठीक है, प्लेस जहाँ पे वो रहता है। बट अगर मैं इसकी इमीडिएट बिल्कुल एग्जैक्ट मैं अल्टीमेटली देखना चाहती हूँ कि वो कहाँ रहता है, तो वो एक पॉन्ड में सपोज पॉन्ड में रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका माइक्रो हैबिटाट। ठीक है, तो हैबिटाट जैसे जंगल है, लेकिन माइक्रो हैबिटाट उस जंगल के अंदर एक पेड़ है और उस पेड़ पे वो रहता है। ठीक है, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं होता है। उसके बाद निश हम ये भी कर चुके हैं, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। निश सिंपली क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, क्या पोजीशन है इकोसिस्टम में, वो क्या होता है, निश होता है। रोल इन द सेंस क्या वो जॉब करता है। ठीक है, क्या फंक्शनल रोल है किसी स्पीशीज़ का इकोसिस्टम के अंदर, वो उसका निश होता है। और इसकी वजह से वो अल्टीमेटली किस जगह पे पाया जाएगा, वो पेड़ के ऊपर मिलेगा, वो पानी के अंदर मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ निश होते हैं इसमें, हैबिटाट निश, ट्रॉपिकल निश, मल्टी डायमेंशनल निश। हैबिटाट निश क्या होता है कि अल्टीमेट प्लेस जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म मिलेगा आपको। ठीक है, तो सपोज़ ये पेड़ है, तो इस पेड़ की जो है कैनोपी के पास, कैनोपी पे आपको कौन मिलेगा, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ मिलेगी। उसकी जो स्टेम है उस पर आपको अलग स्पीशीज़ मिलेगी, उसके आसपास जो है वो अलग स्पीशीज़ मिलेगी। तो इस स्पीशीज़ के लिए सपोज़ ये वुड पैकर है, तो वुड पैकर के लिए इसका हैबिटाट निश क्या हो गया, ये स्टेम। ठीक है,
तो हैबिटेट निश क्या होता है, अल्टीमेटली कोई स्पीशीज़ आपको किस एरिया में रहते हुए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आता है, अब ऑब्वियसली बर्ड आपको पानी के अंदर तो नहीं मिलेगा ना उड़ता हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रॉफिक निश। ट्रॉफिक निश क्या होता है कि ट्रॉफिक लेवल में वो कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी वो प्रोड्यूसर में है, वो हर्बीवोर्स में है, वो कार्निवोर्स में है, वो किस में है, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल्स में उसका क्या है, यानी क्या फंक्शनल रोल है, वो खाना बना रहा है या वो खाना खा रहा है या वो दूसरों को खा रहा है, ठीक है। तो वो ट्रॉफिक लेवल में उसका क्या रोल है, क्या फंक्शनल रोल है, तो उस हिसाब से आपका क्या होता है ट्रॉफिक निश, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मल्टी डायमेंशनल निश। इसमें आपके बेसिकली दो कंसेप्ट आ जाते हैं, एक फंडामेंटल निश का, एक रियलाइज निश का, ठीक है। देखो जैसे इसको एग्जांपल से ही समझ लो कि एक पेड़ है, तो ये पूरा पेड़ क्या है, ये पूरा ट्री क्या है, इसको हम फंडामेंटल निश कहेंगे। बट अलग अलग स्पीशीज़ की अलग अलग जगह होगी जहाँ पे वो अल्टीमेटली रहेगा, तो वो उसका रियलाइज निश है, ठीक है। इस वाले को रहने देना क्योंकि ये थोड़ा सा डीपर लेवल का हो जाता है, ये कंसेप्ट हचिंसन ने दिया था, ठीक है। आप बेसिकली बस इतना याद रख लेना क्योंकि ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा, या फिर आप सिंपली जब इकोलॉजी के प्रिंसिपल्स लिखेंगे तो वहाँ पे भी सिर्फ थोड़ा सा ही लिखेंगे, तो उस हिसाब से कर लेना कि अल्टीमेटली जो आपका या फिर जो फंक्शनल रोल है, फंक्शनल जो यूनिक रोल है किसी भी स्पीशीज़ का, ठीक है, जो उसकी पोजीशन है ट्रॉफिक लेवल में इकोसिस्टम में, वो क्या होती है, उसका निश होती है, ठीक है। इसमें हैबिटेट निश और ट्रॉफिक लेवल निश बहुत है। उसके बाद क्या होता है, सपोज निश है तो हर स्पीशीज़ का अपना एक फंक्शनल रोल है कि तुम्हें सिर्फ यही जॉब करनी है और तुम सिर्फ इस एरिया में रहोगे, ठीक है। अब सपोज़ एक दूसरी स्पीशीज़ आ जाती है, कोई इन्वेजिव स्पीशीज़ आ जाती है और वो उसी उसी जैसा काम कर रही है और उसी के एरिया में रहना शुरू कर दे, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन शुरू हो जाता है। सपोज़ आपकी मधुमक्खी है, ठीक है, और एक और कोई इंसेक्ट आ गया। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, ये दोनों ही इसी इसी फ्लावर पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, ये इसी एरिया के फ्लावर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब ये इसी एरिया पे डिपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ इन बी को सर्वाइव कर पा रहा था, बट अब ये इंसेक्ट और आ गए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होता है तो फिर आपका कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है। इसमें फिर क्या होता है, या तो एक स्पीशीज़ को ख़त्म होना पड़ेगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या फिर वो माइग्रेट करके कहीं और चली जाएगी, या फिर क्या होता है समय के साथ वो दोनों आपस में रिसोर्सेज को बांट लेते हैं कि चलो ऐसा कर लेते हैं, इधर के तुम्हारे इधर के मेरे, ठीक है। या फिर ये प्लांट है तो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा, नीचे वाला मेरा, तो इस तरीके से रिसोर्स पार्टीशन इनका हो जाता है, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो ये दिखा रखा है कि एक स्पीशीज़ का ये जोन है, एक स्पीशीज़ की ये है, ठीक है। बट समटाइम्स क्या होता है कि इनका कुछ एरिया ओवरलैप कर जाता है, तो यहाँ पे आपका कंपटीशन हो जाता है, ठीक है। फिर ये डार्विन के फिंचेस का एग्जांपल मैं करा चुकी हूँ गैलापागोस आइलैंड में, ठीक है। मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन तो करना नहीं होता, बट सिंपली यही है कि उन्होंने देखा था कि कैसे फिंचेस की अलग अलग स्पीशीज़ इवॉल्व हुई, क्योंकि जो अर्लियर स्पीशीज़ थी उनमें कंपटीशन होने लगा था, और उस कंपटीशन को कम करने के लिए उन्होंने जो है अडेप्ट किया, रिसोर्स पार्टीशन करा, और इसमें क्या था, उन्होंने अपनी बॉडी में ही अपनी जो बीक थी, ठीक है, अपनी फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस में ही चेंज उनका आना शुरू हो गया, और उसकी वजह से फिंचेस की अलग अलग पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिली, स्पीशीज़ देखने को मिली, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इकोटोन। देखो हमने अब तक इकोसिस्टम पढ़ा था, सपोज़ ये एरिया है तो उस एरिया में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा एरिया होगा, उसके अलग एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स होंगे, वो अलग इंटरेक्ट करेंगे। बट क्या होता है कि इस वाले इकोसिस्टम को और इस वाले इकोसिस्टम को सेपरेट जब करेंगे तो बिल्कुल एक दीवार तो नहीं होती कि यहाँ पे बिल्कुल अलग है, यहाँ बिल्कुल अलग है, कुछ तो बीच में ऐसा एरिया होगा ना जो शिफ्ट को दिखाएगा, ठीक है। तो इकोटोन सिंपली क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम के बीच में जो जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है वो आपका क्या होता है, इकोटोन होता है, ठीक है। इसको आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। सपोज ये आपका अफ्रीका है, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे आपको पता है कॉन्गो के जंगल हैं,
ठीक है। यहाँ पे आपको पता है क्या है, सहारा का डेजर्ट है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट मिलेंगे। अब देखो ये बिल्कुल डिज़र्ट है, कुछ भी नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। ये फॉरेस्ट है, भर भर के पेड़ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल कोई क्लियर कट बाउंड्री तो नहीं होगी ना दोनों के बीच में, है ना। तो क्या होता है कि इनके बीच में क्या होगा, एक शिफ्ट देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पूरे फॉरेस्ट हैं, यहाँ पे क्या है, हल्की फुल्की ग्रासेस हैं, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है एक फॉरेस्ट और एक डिज़र्ट के बीच में, जो कि ग्रासलैंड का है, ये हमारा क्या है, एक इकोटोन है, ठीक है। और आप देखोगे ना जब वर्ल्ड मैप पे, तो आपको इस तरीके से दिखेगा पैटर्न, ठीक है। सपोज ये आपका साउथ अमेरिका के, तो यहाँ पे आपको जंगल दिखेंगे, फिर आपको ग्रासलैंड्स दिखते हैं, ठीक है। तो पैटर्न है, तो कुछ नहीं है। इकोटोन सिंपली क्या होता है, दो अलग इकोसिस्टम के बीच में जो है क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, बस एक जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है जो अलग नेचर का होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बायोडाइवर्सिटी रिच होती है, क्योंकि इसमें देखो एक इकोसिस्टम ये रहा, एक इकोसिस्टम ये रहा, तो कुछ स्पीशीज़ इसकी भी यहाँ आ सकते हैं, इसकी भी यहाँ आ सकती हैं, प्लस इस एरिया की अपनी पर्सनल कुछ स्पीशीज़ होंगी, तो बायोडाइवर्सिटी इसकी काफ़ी रिच होती है, अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखे हैं कि ग्रासलैंड जो होता है, जो डिज़र्ट और फॉरेस्ट के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है, वो क्या होता है आपका ग्रासलैंड, ये क्या है, एक इकोटोन। उसके बाद आपका टेरेस्ट्रियल और मैराइन के बीच में मैंग्रोव्स। आपने पढ़ा होगा ना कि कोस्टल एरियाज़ पे क्या है, ठीक है। सपोज हमने पढ़ा है इंडिया में, यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ पे मैंग्रोव्स हैं, जो कि आपके साइक्लोन्स या फिर तूफान आते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन करते हैं। तो अब देखो जो ये मैंग्रोव्स हैं, ठीक है। अब ये जो मैंग्रोव्स है, अब यहाँ पे क्या आपका ओशन वाटर है, तो यहाँ पे क्या है, मैराइन इकोसिस्टम है, ठीक है, पानी का इकोसिस्टम है, सॉल्टी वाटर का इकोसिस्टम है। और यहाँ पे क्या आपका धरती का टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन का है, ट्रांजिशन जोन है, ये क्या है, यानी ये क्या है, दलदली पानी में उगने वाले पेड़ हैं ज़मीन पर, ठीक है ना। मैंग्रोव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स करके देखोगे आप तो पता चलेगा कि बिल्कुल एक स्वैम्पी सा लैंड होता है, पानी भरा रहता है, और वहाँ पे आपके जो हैं पेड़ उगते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम के बीच का जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है, वो क्या है आपका इकोटोन है, ठीक है। ऐसे ही आपका मार्शलैंड, मार्शलैंड क्या होता है, एक तरफ बिल्कुल सूखा एरिया है, एक तरफ बिल्कुल गीला एरिया है, यानी यहाँ पे पूरी रिवर है, यहाँ पे पूरा सूखा है, बट ऑब्वियसली जब रिवर जाती है तो आसपास के एरिया में भी कुछ पानी जो है वो आ जाता है, तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, दलदली एरिया हो जाता है, और उसके बाद सीधा पूरा सूखा एरिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक इकोटोन हो गया। देखो अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो सिर्फ याद रख लो कि दो या दो से ज़्यादा इकोसिस्टम के बीच में कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती है, बल्कि एक जोन होता है, एक एरिया होता है, ठीक है। जोन ऑफ ट्रांजिशन होता है जिसे हम इकोटोन कहते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी में रिच होता है। फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड्स जो कि डिज़र्ट और फॉरेस्ट के बीच में मिलता है, मैंग्रोव्स जो एक टेरेस्ट्रियल और एक मैराइन, ठीक है, एक समुद्र और एक धरती के जो इकोसिस्टम है उनके बीच में मिलता है। फिर एस्चुरीज होती है आपकी। उसके बाद क्या होता है, इसमें ना एक अलग इसमें इकोटोन में जो इनकी न्यू स्पीशीज़ इमर्ज होके आते हैं ना, उसको हम इकोटाइप्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कुछ स्पीशीज़ जो अडेप्ट कर लेते हैं इस तरीके के ट्रांजिशन जोन के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि जो तराई के फुट हिल्स में यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, और जो आपका जो दुधवा नेशनल पार्क है, एक सेकेंड, ये वाला नहीं है, जो रॉयल बंगाल टाइगर है ना आपका, जो इसी मार्शी लैंड में मिलता है, ठीक है, मैंग्रोव के आसपास मिलता है, तो इन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है कि यहाँ के ऑब्वियसली किनारों के पास है, कोस्ट के पास है, तो सॉल्टी वाटर होगा, तो इन्होंने खुद को अडेप्ट कर रखा है कि ये यहाँ के सॉल्टी वाटर को पी लेते हैं। ऑब्वियसली हम जैसे लोग नहीं पी सकते क्योंकि हम अडेप्टेड नहीं है, हमें फ्रेश वाटर चाहिए, बट यहाँ के जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो यहाँ के सॉल्ट वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं, उन्होंने खुद को अडेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो बेसिकली इको टाइप्स क्या होती है, इन इकोटोन में खुद को अडेप्ट कर चुकी स्पीशीज़ जो इसमें रहती हैं और खुद को उसके हिसाब से ढाल चुकी हैं, तो वो इको टाइप्स होती हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है ट्रॉफिक लेवल, ये हम कर चुके हैं, ये मैं रिपीट नहीं कर रही। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये हो गया। उसके बाद आता है बायो एक्यूमुलेशन। देखो बायो एक्यूमुलेशन क्या नाम से पता चल रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है इनसाइड अ बायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ तो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो सिंपली क्या है 2 नंबर के हिसाब से, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस? कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जमा हो रहा है। कहाँ पे? इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म, इनसाइड अ बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली कोई चीज़ आपकी बॉडी के अंदर क्यों जमा होगी? क्योंकि आपकी बॉडी में उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो रहा है, बट आपकी बॉडी उसको निकाल नहीं पा रही है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन तो ज़्यादा है बट उसको निकालने की जो स्पीड है वो नहीं है, या फिर आपकी बॉडी उसको निकाल ही नहीं पा रही है। आपकी बॉडी में ऐसा एंजाइम ही नहीं है कि आप उसको डिग्रेड करके उसको निकाल सको, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बायो एक्यूमुलेशन सिंपली क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनसाइड अ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्यों होता है ये हमने देख लिया। अच्छा एग्जाम्पल, जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होती हैं? ये मॉस्किटोज़ के अंदर जा रही हैं। मॉस्किटोज़ कुछ चीज़ खा रहे हैं तो उसमें जो है माइक्रोप्लास्टिक्स उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? बायो एक्यूमुलेशन। सपोज़ आपके घर पे एक भैंस है, तो उसको उसकी प्रोडक्शन अच्छे से हो तो आप उसको क्या देते हो? एंटीबायोटिक्स। ये आपने बहुत सुना होगा कि उनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है, दूध की प्रोडक्शन अच्छी हो। बट जो आप एंटीबायोटिक्स, जो आप केमिकल सब्सटेंसेस उनको रेगुलर दे रहे हो, वो सब कहाँ जमा हो रहे हो? वो उनकी बॉडी में जमा हो रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका बायो एक्यूमुलेशन है। बट सपोज़ ये भैंस एक दिन मर जाएगी और इसको आप कहाँ छोड़ दोगे? या तो खुले में छोड़ दोगे, खुले में मरी हुई है, या फिर आपने दफना दिया, तो इसको कौन खाएगा? इसको वल्चर्स आके खाएंगे, इसको बाकी स्पीशीज़ खाएगी, चींटियाँ ये सब खाएंगी। तो क्या होगा? इसके जो केमिकल्स थे अब वो किस में चले गए? वो दूसरी स्पीशीज़ के जीवों में चले गए। इसी को ही क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। यानी अब ये चीज़ क्या होगी? मैग्नीफाई होगी और बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब ये वल्चर इसको भी खा रहा है तो इसका भी इसमें चला गया, औरों को खाएगा उसका भी इसमें चला गया, तो अब ये और बढ़ गई, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है? सिंपली एक ऑर्गेनिज्म जो है एक स्पीशीज़ का, उसमें एक्यूमुलेट हो रही है, बट अगर इसको कोई और खा ले तो ये उस ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर कर जाती है। यानी एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में एंटर कर गई, तो वो क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो केमिकल्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू वन ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। इसको एम्प्लीफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वही है कि सब्सटेंसेस जो होते हैं क्यों नहीं निकल पाते हमारे बॉडी से? क्योंकि फैट सॉल्युबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक रहने वाले होते हैं, और मोबाइल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसमें एग्जांपल है डाइक्लोफिनेक का, जो आपको बेसिकली एनिमल्स को दिया जाता है एज एन एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? एनिमल्स की जब डेथ होती है तो उनको जब वल्चर खाने आते हैं तो जो वल्चर होते हैं फिर इनकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा केमिकल्स अभी इनकी बॉडी में जा रहा है। और ऑब्वियसली हमारी बॉडी डस्टबिन तो नहीं है, तो रिएक्शन तो दिखाएगी। तो इसकी वजह से वल्चर क्राइसिस जो है इंडिया में देखने को मिला था, ठीक है। पॉपुलेशन जो है इनकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है कि ऐसे एंटीबायोटिक्स और ऐसे सब्सटेंसेस के यूज़ को बैन करती है, ठीक है। समझ आ गया? 2 नंबर के हिसाब से लिख लोगे। उसके बाद आता है आपका बायोटिक इंटरेक्शन। ये इसमें यही है कि पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसमें वही है एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, बट आई थिंक इतना तो नहीं पूछेंगे आपसे। चलो नेक्स्ट है इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। अब देखो आपका जो इकोसिस्टम है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है, तो ये मेजर करते हैं हम उसके बायोमास जनरेशन में कि वो कितना बायोमास जनरेट कर रहा है, यानी कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ठीक है। और बायोमास मैंने बताया था कि ये क्या होता है? सिंपली ड्राई वेट होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम में कोई भी इकोसिस्टम जो है कितना बायोमास जनरेट कर पा रहा है। अब अगर मैं उसमें से सिंपली प्लांट्स का देखती हूँ इकोसिस्टम में, अगर मैं जो प्रोड्यूसर्स है, जो प्लांट कम्युनिटी है, वो कितनी एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं, कितना बायोमास जनरेट कर पा रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलती हूँ? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और अगर मैं ये
जो है उसमें देखूँ, कंज्यूमर्स में देखूँ, तो वो क्या होती है आपकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसको हम इतना डील नहीं करते हैं, बट हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि जो आपके प्लांट्स है, जो आपके प्रोड्यूसर्स है, वो कितना बायोमास जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बायोमास प्रोडक्शन बाय द ऑटोट्रोफ्स, बाय द प्रोड्यूसर्स, ये दो तरीके का होता है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी पूरे दिन में उन्होंने जितना टोटल करा है, सपोज, ठीक है, सपोज उन्होंने 100 जो बायोमास प्रोडक्शन इतना किया है, ठीक है, बट क्या वो उसने जितना बनाया है, क्या उसमें से उसको यूज़ नहीं होगा? उसको, पेड़ को भी तो काम करना होता है, बाकी स्पीशीज उसको भी तो जो है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है या बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, उसको भी तो चाहिए। तो इसमें से सपोज़ 20 जो है वो खर्च हो गया, तो बची कितनी एनर्जी स्टोरेज उसकी? 80। तो 80 है जो उसकी बच जाएगी, जो आगे स्टोर हो जाएगी, और बाकी 20 जो उसकी यूज़ हो जाएगी। तो अगर आप ग्रोस कर रहे हैं तो ग्रोस में आप इस 100 को लेंगे कि उसने टोटल कितनी प्रोडक्शन की थी, और नेट में आप करेंगे कि खर्च होने के बाद जितनी उसके पास बचती है। ठीक है, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस जो उसका रेस्पिरेशन लॉस हुआ है, तो वो क्या होता है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बस ये थोड़ा स्टैट्स दे रखा है, जब मैंने तो 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, इतना प्रोड्यूस होता है, ये आपके काम का नहीं है। इस पे वैसे क्वेश्चन बन जाते हैं उनमें कि लैंड पे ज़्यादा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, वो लैंड की ऑटोट्रॉफ्स पे ज़्यादा होती है दैन दी ओशंस। ठीक है, और लोअर लैटिट्यूड्स में आपकी ज़्यादा होती है इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ में, जबकि पोल्स जो ऊपर ठंडे इलाके हैं इक्वेटर, इनके आसपास जो होते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़े पेड़ होते हैं, ज़्यादा पेड़ होते हैं, ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ हो पाती है। पोलर एरियाज़ में नहीं होती, बर्फ़ पड़ी रहती है, क्या ही पेड़ उगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम होती है। फिर अगर पोलर एरियाज़ में भी कंपैरिजन करना है तो आर्कटिक में फिर भी हो जाता है, अंटार्कटिक में नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इकोसिस्टम कोलैप्स। देखो, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है वो अपने जो भी वो स्ट्रक्चर है उसका, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी इंटरेक्शन है, जो उसका फंक्शन है, वो परफॉर्म नहीं कर पाता, तो कोलैप्स कर जाता है। यानी जो उसकी होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म था, जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर पा रहा था, जिस तरीके से बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे थे, फंक्शन कर पा रहे थे, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा था, मैटर का एक्सचेंज हो रहा था, अगर वो रुक गया तो वो क्या होता है आपका इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे फिर क्या होता है, जो इकोसिस्टम होता है वो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है, और सिंप्लीफाइड इकोसिस्टम हमेशा ही जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब एक जो जितना, एक चीज़ याद रख लेना, नेचर में, इकोसिस्टम में चीज़ें जितनी कॉम्प्लेक्स होती हैं ना, जितनी आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, उतना सही रहता है, और चीज़ें जितनी सॉर्टेड हो जाती हैं ना, तो खतरा उतना बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जैसे हमने फूड चेन का किया था, तो फूड चेन में अगर बीच में इंटरप्शन होगी तो पूरी फूड चेन एक ही बार में ख़त्म हो जाएगी। बट फूड वेब है, तो फूड वेब में क्या है, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक स्पीशीज़ ख़त्म भी हो जाती है, ठीक है, कोई एक जो स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं, तो भी इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन का, ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ नहीं होता, आपने सक्सेसर सुना है, सक्सेसर हिस्ट्री पढ़ी हो तो, उत्तराधिकारी, जैसे एक राजा है, फिर उसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, सक्सेसर होते हैं। ठीक है, सक्सेशन होता है कि एक के बाद दूसरा आ रहा है, उसके बाद दूसरा आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है। तो ऐसे ही आपका इकोलॉजी में होता है कि एक जगह है, यहाँ पे पहले अलग जीव रहते थे, फिर उसके बाद कोई और रहने आ गया, या फिर वो ख़त्म हो गए, दूसरी स्पीशीज़ रहने आ गई, या फिर वो भी रह रहे हैं, नई भी स्पीशीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर फ्यूचर में कोई और आ गई। तो ये इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो आपका किस टॉपिक में आएगा, वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में आएगा। ठीक है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन कुछ भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो आपके ऑर्गेनिजम्स है, जो आपकी कम्युनिटी है, वो किस तरीके से विद टाइम चेंज कर रही है, किस तरीके से उनमें चेंज आ रहा है, उनकी कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। पहले वो किस तरीके से कौन सी स्पीशीज़ रहती थी, फिर विद टाइम अब उसकी जगह किसने ले ली है, अब उसकी जगह कौन आ गया है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, सभी कम्युनिटीज़ की। क्यों? क्योंकि विद टाइम कॉम्पोजिशन और जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता जाता है आपका।
ठीक है। क्यों होता है, हमने ऑलरेडी देखा कि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होगी तो उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन सिंपली क्या है, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे होने वाला फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज है। किसमें, जो आपकी स्पीशीज़ हैं उनकी कॉम्पोजिशन में। ठीक है। कि किसी एरिया में पहले कौन सी स्पीशीज़ रह रही थी, उसके बाद फिर कौन सी रह रही हैं, फिर कौन सी रह रही हैं, क्या आज भी वही रह रही हैं, इस टाइप से। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन जब चलेगा तो हो सकता है कुछ स्पीसीज़ जो हैं वो वहाँ आ जाए और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाए, और हो सकता है कि कुछ स्पीशीज़ वहाँ से चली जाए और वो डिसअपियर हो जाए। ठीक है। तो वही ये बता दिया। ठीक है। अब देखो, ये बेसिकली क्या कहना चाहता है कि सबसे पहले आपकी क्या होती है, जो आपकी इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं ना, ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। देखो, प्राइमरी सक्सेशन जो होते हैं वो शुरू होते हैं खाली बंजर ज़मीन से, जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई एक स्पीशीज़ रहने आती है। ठीक है। सपोज़ फंगाई आ गई, लाइकन आ गया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सपोज़ यहाँ पे बिल्कुल बेर रॉक थे, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, रहने की कोई कंडीशन नहीं थी। तो लाइकन आ गया, उन्होंने क्या किया, इसको तोड़ फोड़ के अच्छे से इसको रॉक्स को कन्वर्ट कर दिया सॉइल्स में, उनका डिसइंटीग्रेशन कर दिया। अब सॉइल आ गई तो इस पे जो है बाकी स्पीशीज़ भी सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, या फिर आपकी प्लांट्स को भी अब सपोर्ट कर पाएगा, तो यहाँ पे अलग स्पीशीज़ आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है, और अच्छी कंडीशन बनी तो हो सकता है यहाँ पे कोई और स्पीशीज़ भी अब रहने आ जाए, और जो पिछली थी वो छोड़ के चली जाए, या पिछली भी साथ साथ रह रही हैं। ठीक है। तो आपकी जो प्राइमरी सक्सेशन होता है वो सिंपली क्या होता है, कि आपकी शुरू होती है एक बेयर लैंड से। ठीक है। जो आपकी प्राइमरी सक्सेशन होती है, ये आपकी नो लाइफ एवर एग्जिस्टेड, मतलब ये आपकी जो सक्सेशन होती है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ऐसे एरिया से जहाँ पे लाइफ नहीं थी, यानी ये बिल्कुल स्टार्टिंग होती है। ठीक है। जैसे कोई बेयर रॉक है, या फिर न्यूली कूल्ड लावा वाली जगह है। ठीक है। न्यूली क्रिएटेड कोई पॉन्ड है जहाँ पे इससे पहले लाइफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो यहाँ से जो आपकी सक्सेशन शुरू होती है, जो कम्युनिटीज़ का, पॉपुलेशन का, स्पीशीज़ का जो रहना शुरू होता है, वो आपका क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है। ठीक है। और ये बहुत स्लो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे पहले कोई कंडीशंस नहीं है। इसको ऐसे सोचो कि आपके घर पे कोई भी आज तक ब्यूरोक्रेट नहीं बना है, तो आपको ही एकदम सबसे पहले इनिशिएट करना है कि सिलेबस उठाना है, ढूंढना है, पढ़ना कैसे है, कहाँ जाना है। ठीक है। तो वो आपको इनिशिएट करना है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट सपोज़ एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में भरे पड़े हैं ब्यूरोक्रेट्स, तो उसको ऑलरेडी बहुत आइडिया होता है, वो माइंडसेट से और बाकी चीज़ों से बहुत आगे होता है, तो उसको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन होता है। ये शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो बिल्कुल बंजर है, जहाँ पे कभी लाइफ सर्वाइव ही थी ही नहीं इससे पहले। ठीक है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन कहाँ से शुरू होता है, जहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिटीज़ पहले रहती थी, बट अब उन्होंने छोड़ दिया है किसी रीज़न से। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल देते हैं कि पहले एक जंगल था, वहाँ पे बढ़िया सॉइल तो होगी तभी तो जंगल उगा हुआ था, बट एक दिन क्या हुआ, जंगल में आग लग गई, तो वहाँ से जितनी भी स्पीशीज़ थी, पेड़ जल गए, जानवर भाग गए। ठीक है। तो वो फिर से क्या हो गया, खाली हो गया वो एरिया। बट विद टाइम क्या होगा, बढ़िया बारिश होगी, फिर से पेड़ उगेंगे, और फिर से क्या होगा, वहाँ पे स्पीशीज़ आके रहने लगेंगी। तो ये जो प्रोसेस होगी ये ज़्यादा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसमें सॉइल में बनने में टाइम नहीं लग रहा, ऑलरेडी कंडीशंस तो फेवरेबल थी ना, सॉइल तो अभी भी बनी हुई है। ठीक है। बाकी कंडीशंस तो फेवरेबल अभी भी है ना, तो किसी को आके पहले सॉइल को तो नहीं बनाना, फिर उसके बाद आके और बाकी चीज़ें तो ऐड नहीं करनी, ऑलरेडी कंडीशंस तो फेवरेबल थी, लाइफ तो वहाँ पहले से रह रही थी। बट बीच में कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा, बट बाद में जैसे ही कंडीशन दोबारा फेवर में आएंगे तो रहने लगेंगे। तो ये जो होती है ये फास्टर होती है, ये वाली सेकेंडरी सक्सेशन, और जनरली प्राइमरी सक्सेशन आपकी स्लो होती है। ठीक है। बस इतना ही कर लेना इसमें। हाँ, एक और है ये वाली चीज़ें। देखो, ये है तो इजी, बट रहने दो क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है। एक ऑटोजेनिक होती है, एक एलोजेनिक होती है, यानी जो सक्सेशन जो होती है वो आपके इनहेबिटेंट्स, स्पीशीज़ खुद करती हैं,
और एलोजेनिक होते हैं फोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से फोर्स किया जाता है सक्सेशन के लिए कि इसके बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होती है, जिसमें इनिशियली ग्रीन प्लांट्स डोमिनेट करते हैं, और हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं जिसमें ऑब्वियसली जो हेटरोट्रॉप्स है वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। ये वाला आप कर सकते हो। क्लीमेंट्स थ्योरी के 6 फेजेस थे। उन्होंने बोला था कि सबसे पहले क्या होता है, न्यूडेशन का फेज़ आता है, यानी एक बेयर साइट होती है। फिर क्या होता है, माइग्रेशन का फेज़ आता है। उसमें क्या होते हैं आपके प्रोपगेल्स या फिर बाकी सीड्स जो है वो वहाँ पे आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, स्टेसिस की फेज़ आती है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन होती है। और जब उनकी ग्रोथ होती है तो फिर क्या शुरू होता है, फिर कंपटीशन शुरू होता है। और उस कंपटीशन में जो होता है, कुछ स्पीशीज़ में भी सर्वाइव कर जाएँ, कुछ एक्सटिंक्ट कर जाएँ, कुछ ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रिएक्शन का दौर आता है, ठीक है। यानी वो आपस में ही कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस हो रहा है या रिप्लेस करी जा रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। और उसके बाद फाइनली सब कुछ करने के बाद फिर जो बच खुच के जो स्पीशीज़ बचती हैं वो स्टेबलाइजेशन, वो स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। इसी को हम अपना क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देखो सबसे पहले क्या होता है, आपकी पायनियर कम्युनिटी आती है। एक एरिया है, एक एरिया है, ठीक है। इस पे पहले आएंगी पायनियर कम्युनिटी रहने, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इनमें ना चेंजेस चलते रहेंगे तो उन्हें सिरे कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। जितने भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, इनमें चेंजेस आएंगे, इनमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। ये सिरे कम्युनिटी, सिरे कम्युनिटी। फाइनली क्या होगा, जितने चेंजेस आने थे, जितनी लड़ाइयाँ होनी थी, जितने कंपटीशन होने थे, हो चुके। अब फाइनली जो है इस एरिया में सपोज 4 स्पीशीज़ जो हैं वो फिक्स हो गई, ठीक है। अब वो यहाँ पे फिक्स हो गई कि हाँ हम इन कंडीशंस में रह सकते हैं और हमारा अब हम एक दूसरे को कंपटीशन भी नहीं दे रहे, अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो फाइनली क्या होगा, 4 स्पीशीज़ जो है वो कन्फर्म हो गई, ठीक है, स्टेबल हो गई अब ये कंडीशन। इसमें जो कम्युनिटी निकल के आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। और ये बहुत टाइम के बाद जब जाके स्टेबिलिटी की कंडीशंस आते हैं तब आपकी बनती है, तो ये काफ़ी स्टेबल होती है, ठीक है। तो किसी एरिया में सबसे पहले जो आएगी पायनियर कम्युनिटी, फिर उनके बाद जो आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी स्टेबिलिटी से पहले तक की वो सारी आपकी सिरे कम्युनिटी। और जब फाइनली वो सारी मिलजुल के या जो भी एलिमिनेट होनी थी स्पीशीज़ जिसको जाना था वो जा चुकी है, अल्टीमेटली जो भी उस एरिया में बचेगी वो और स्टेबल हो जाएगी, वो क्या होती होंगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। नहीं भी समझ आ रहा तो कोई नहीं, सिंपली 2 नंबर के हिसाब से डेफिनेशन कर लेना। और इकोलॉजी का जब प्रिंसिपल्स पढ़ो तो उसमें भी 2-3 लाइन नहीं लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ये मैंने करा दिया था कि जब आप मटेरियल के फ़्लो की बात करते हैं, ठीक है, आप केमिकल सब्सटेंसेस के फ़्लो की बात करते हैं बायोस्फीयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में, एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में, तो वो क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म में होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। और ये जो मटेरियल होता है आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। सॉलिड है तो उसे सेडिमेंटरी साइकिल बोलते हैं, लिक्विड है तो उसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं, गैशियस है तो उसे गैशियस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने करा दिया था। ये तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी ठीक था, एक बार दूसरी साइकिल्स दोबारा करा देती हूँ। कार्बन साइकिल भी आप कर लोगे, नाइट्रोजन साइकिल एक बार दोबारा करा देती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, सिंपली नाइट्रोजन आपको पता है कि सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में, डीएनए प्रोडक्शन में आपको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, ठीक है। बट देखो अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन है, बट ये क्या होती है, एक स्टेबल गैस है, ये स्टेबल फॉर्म में है, ये रिएक्ट नहीं करती। ये ऑक्सीजन की तरह नहीं है सबके साथ जाके ऑक्साइड्स बना लिए, आयरन दिखा तो उसको उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, उसके साथ ऑक्साइड्स बना लिए, नहीं, ये होती है आपकी स्टेबल गैस। और प्लांट्स इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते और हम भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लांट्स इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या होता है, सपोज़ आपकी हवा में क्या है, नाइट्रोजन, प्लांट्स इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, बट ये इंपॉर्टेंट तो है। तो क्या होता है, इसका नाइट्रोजन का फिक्सेशन प्रोसेस बोलते हैं हम इसको, नाइट्रोजन का फिक्सेशन, यानी इसका कन्वर्जन होता है अमोनिया नाइट्रेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, किसकी वजह से होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं या फिर सिम्बायोसिस में रहने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर देते हैं सॉइल में,
ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से क्या हो जाएगा कि आपके जो नाइट्रेट्स है ये अमोनिया या फिर आपके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ये फोम को कौन यूज़ कर लेता है, प्लांट्स। प्लांट्स को किसने खा लिया, एनिमल्स ने। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दिन मरेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉइल में वापस से क्या हो जाएगा। और जब कोई चीज़ मरती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। और जब वो डिकम्पोजिशन होता है तो जितने उनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस सॉइल में मिल जाते हैं। और सॉइल से फिर से कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करेंगे। और जो उसकी डिफरेंट फॉर्म्स थी आपकी नाइट्रोजन की, तो उसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से नाइट्रोजन का नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा बैक्टीरिया से, लाइटनिंग से, अलग अलग प्रोसेसेस से। फिर उसको प्लांट्स यूज़ करेंगे, प्लांट्स को एनिमल्स खाएंगे। इन दोनों का डिकम्पोजिशन होगा, वो वापस से सॉइल में मिलेंगे। और इस सॉइल से बैक्टीरिया जो है उसको वापस से डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ठीक है। उसके अलावा देखो इसमें और भी सिंपल हो जाता है नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद एक और प्रोसेस होता है अमोनिफिकेशन की। नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो किस तरीके से अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसको जब यूज़ करते हैं प्लांट्स तो उसको नाइट्रोजन एसिमिलेशन बोलते हैं। तो इतना डीप में मत जाना, बट एक सिंपल साइकिल याद रख लेना। उसके बाद आती है आपकी फॉस्फोरस साइकिल। ये आपकी सेडिमेंट्री साइकिल है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है कि आपका जो फॉस्फेट रॉक्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स की फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है। अब इसके क्या होते हैं, विद टाइम वेदरिंग होती है, टूटता फूटता है, मिट्टी बनता है, ठीक है। और इसको इसको फिर कौन यूज़ कर लेगा, ठीक है। इसमें इसको कौन यूज़ कर लेगा, फिर प्लांट्स को कौन खा लेगा, एनिमल्स। अब ये दोनों की क्या हो जाएगी, डेथ से क्या हो जाएगा इनका, डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, फिर से वापस से रिलीज़ हो जाएंगे और फिर से कहाँ मिल जाएंगे, आपके सॉइल में, ठीक है। सॉइल फिर से लिथिफाई होगी तो फिर से क्या बना लेगी, फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक फिर से वेदर होंगे, फिर से प्लांट में जाएंगे, फिर एनिमल्स खाएंगे, उनका डिकम्पोजिशन होगा, सॉइल में मिलेंगे, सॉइल धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, उसका लिथिफिकेशन होगा, फिर से फॉस्फेट रॉक। और ये प्रोसेस चलती रहती है। हो सकता है बीच में आपके कुछ जो आपके सपोज़ यहाँ पे जो आपके वेदरिंग से जो फॉस्फेट बना वो क्या हो गया, पानी के साथ मिलके, क्योंकि खेतों में भी इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें और इरिगेशन के जो मेथड्स यूज़ करते हैं उससे क्या होता है कि जो आपका काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पानी के साथ क्या हो जाते हैं, बह के वो रिवर्स के थ्रू अल्टीमेटली कहाँ चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं, सी में। तो यानी वो वाला जो पोर्शन था आपका फॉस्फेट का वो अब कहाँ हो गया, वो हमेशा हमेशा के लिए कहाँ चला गया, वो समुद्र में चला गया, ठीक है। अब कभी फ्यूचर में अगर टेक्टोनिक इवेंट होगा तो ये रॉक्स जो हैं वो वापस से ऊपर विजिबल होंगे, तब हम इनको यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज ये हमेशा के लिए जो आपकी फॉस्फेट साइकिल है उससे डिसअपियर हो गया, ठीक है। समझ रहे हो। लास्ट वाली वीडियो से थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने अलग कर दिया था उसमें, ठीक है। सिंपली ही बस इतना याद रख लेना कि फॉस्फेट रॉक होते हैं, उनका वो टूटते फूटते हैं, मिट्टी बनते हैं, उसमें से फिर जो फॉस्फेट होता है उसको प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, उसको फिर एनिमल्स खाते हैं। ये दोनों का डिकम्पोजिशन होगा तो वापस से सॉइल में वो चले जाएंगे। और अगर सॉइल विद टाइम लिथिफाई हो जाएगी, यानी सॉइल की लेयर्स बार 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 वहाँ जमा होती रहती है, तो वो रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, तो फॉस्फेट रॉक बनेंगे। फिर से वही प्रोसेस चलती रहती है। बट इन दिस प्रोसेस हो सकता है कि कुछ फॉस्फेट जो है वो पानी के साथ बह के समुद्रों में चला जाए, जो हमेशा के लिए हमारे आंखों से डिसअपियर हो जाता, हमारे यूज़ में अब नहीं रहता, ठीक है। तो वो अब कब आएगा, अब कभी फ्यूचर में अगर टेक्टोनिक इवेंट होंगे तो वो अपीयर होगा, अदरवाइज वो चला गया हमेशा के लिए। यह कर लेना। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है सेडिमेंट, सॉरी, उसके बाद आती है आपकी सल्फर साइकिल। देखो ये सेडिमेंट्री भी और ये गैशियस साइकिल भी है। ज़्यादातर ये सेडिमेंट्री साइकिल है, बट ये एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाती है। तो सेडिमेंट्री साइकिल के रूप में अगर हम देखें तो जो आपकी सॉइल है इसमें क्या होता है, सल्फेट या सल्फाइड्स की फॉर्म में होते हैं। इसको फिर कौन लेता है, प्लांट्स लेते हैं। प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं। इन दोनों को क्या होता है, डिकम्पोजिशन, वापस से कहाँ आ जाते हैं, सॉइल में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल चलती रहती है। बट कई बार क्या होता है कि जो आपकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, सल्फ़र की डिफरेंट फॉर्म है, जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड्स है, वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, आपके गैस एटमॉस्फेयर में। एक सेकेंड, कहाँ थी, हाँ। जो सल्फ़र है वो आपका सेडिमेंट्री साइकिल भी है और जो है गैशियस साइकिल भी है।
ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल में हमने देखा कि आपके सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट, सल्फाइड्स ऑर्गेनिक सल्फर की फॉर्म में आपके कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं। इनको कौन कंज्यूम कर लेता है, प्लांट्स। प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स, ठीक है। और प्लांट्स और एनिमल्स कभी तो मरेंगे, तो उनका होगा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से वापस सॉइल में फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगी। बट कई बार क्या होता है कि कुछ कंपाउंड जो आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, तो इससे गैशियस साइकिल भी बन जाती है। कैसे कि आपके सल्फ़र के ऑक्साइड्स और सल्फ़र के ऑक्साइड्स कहाँ जाते हैं, जब आप देखो क्या कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में कैसे एंटर करते हैं आपके सल्फ़र, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है या फॉसिल फ्यूल आप जला रहे हो या फिर डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है आपकी इस फॉर्म में आपकी एंटर कर जाती है एटमॉस्फेयर में। और इसके बाद आपको पता ही है कि जब ये सल्फ़र जो है वो आपकी सल्फ़र के ऑक्साइड्स की फॉर्म में अगर एटमॉस्फेयर में आ जाए तो फिर क्या होता है, इसका ड्राई डिपोजिशन होता है या वेट डिपोजिशन होता है। ड्राई डिपोजिशन क्या होता है, अगर ये एज इट इज़ किसी भी सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाए तो उसको होता है ड्राई। बट वेट डिपोजिशन क्या होता है, जब बारिश आएगी तो ये पानी के साथ मिल के तब ये धरती पे अर्थ सरफेस पे गिर जाएगी, मतलब मिल जाएगी, तो वो क्या होता है, वेट डिपोजिशन। बट अगर ये बिना पानी के ही जाके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रही है तो उसको ड्राई डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वेट डिपोजिशन बेसिकली आपका क्या कॉज करता है, एसिड रेन। इसमें हो गया क्लियर। उसके बाद ऑक्सीजन साइकिल भी मुझे आई थिंक दोबारा नहीं कराना चाहिए। तो होम्योस्टेटिस जो है इकोसिस्टम का वो हम कर चुके हैं कि सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। खुद को रेगुलेट, मेंटेन, अपने इक्विलिब्रियम को, अपनी स्टेडी स्टेट को, ठीक है, अपने बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करना ही क्या होता है, उसका होम्योस्टेसिस ऑफ इकोसिस्टम होता है। और ये बेसिकली कैसे करता है, फीडबैक मैकेनिज्म पे होता है, और ये नेगेटिव फीडबैक होता है, ठीक है। देखो सपोज यहाँ पे पेड़ थे, इसको खा रहे थे हर्बीवोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे और पेड़ हो गए, और पेड़ हो गए, और पेड़ हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, हर्बीवोर्स भी बढ़ जाएंगे, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली अगर आपको सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फिर मैसेज जाएगा, मैसेज इन द सेंस कि इतने सारे लोग खाएंगे तो वापस से एनवायरनमेंट में क्या होगा, पेड़ तो इतनी स्पीड से नहीं उग रहे, ठीक है। तो हो सकता है कि अब पेड़ कम रह जाएं, तो पेड़ कम रह गए तो क्या हो जाएगा, जो इतनी पॉपुलेशन आई थी वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, और वापस से कितने हर्बीवोर्स रह जाएंगे, उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या दिया, नेगेटिव फीडबैक, इसे नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है कि जब कोई किसी चीज़ को, जो आपकी साइकिल है, जो प्रोसेस है, वो उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय उसको मतलब उसको बढ़ावा नहीं दे रहा है, ठीक है। बढ़ावा कब देता, अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्बीवोर्स हो जाते और फिर ट्री बढ़ते, अगर ये पॉजिटिव फीडबैक होता तो और ट्री बढ़ते, फिर और हर्बीवोर्स होते, फिर और ट्री बढ़ते, फिर और हर्बीवोर्स होते, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, यानी बढ़ावा दे रहा है, एक इवेंट दूसरे इवेंट को बढ़ावा दे रहा है। बट हमने देखा कि जब हर्बीवोर्स, पहले प्लांट्स बढ़े उसकी वजह से हर्बीवोर्स बढ़े, पर जब हर्बीवोर्स बढ़े तो उसकी वजह से प्लांट्स को डिक्रीज़ हो गए, ठीक है, क्योंकि प्रेशर पड़ा रिसोर्सेज पे, तो प्लांट्स डिक्रीज़ हो गए। तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं कि एक दूसरे को बढ़ावा नहीं दे रहा बल्कि डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो जो इकोसिस्टम है वो अपने होम्योस्टेसिस को, अपने इक्विलिब्रियम को, अपनी बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है थ्रू द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, क्योंकि फीडबैक तो आएगा ही, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आएगा ही, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो ये बढ़ते जाएंगे, बट नेगेटिव है तो घट जाएंगे। उसके बाद है, ठीक है, इसमें यही है, ये इतना डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद है गाया हाइपोथेसिस, ठीक है। देखो इसको किसने दिया था, जेम्स ई लवलॉक ने दिया था, ये एक ब्रिटिश थे, और इसके साथ एक और यूएस बायोलॉजिस्ट का नाम आता है मार्गुलिस, ठीक है। ये सिंपली क्या कहता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपके इनऑर्गेनिक सराउंडिंग से, इससे क्या होता है, टू फॉर्म अ सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है।
जिसमें मेंटेन करते हैं एंड परपेचुएट कंडीशन फॉर लाइफ। अर्थ कूल होगी तो उससे क्या होगा लाइफ चेंज होगी, ठीक है। अर्थ कूल होगी तो लाइफ उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगी। फिर टेम्परेचर राइज होगा तो फिर लाइफ उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करेगी। फिर चेंज होगा तो किस तरीके से होगा। देखो गाया हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं है, ये सिंपली क्या कहती है, सिंपली क्या कहते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है आपका वो पूरे अर्थ के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। ये किसी एक रीजन की बात नहीं है, ये किसी एक एरिया की बात नहीं है, पूरे अर्थ लेवल पे जब आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जा रहा है। तो इसमें यही बोलते हैं कि जो आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स थे जब वो इंटरेक्ट करते थे तो उनकी इंटरेक्शन इस तरीके की ही होती है कि उनकी इंटरेक्शन जो होती है वो इस टाइप की होती है कि वो सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ से ये आ गया था कि जो आपके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स है या जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके इकोसिस्टम के, वो ही अपने आपकी इंटरेक्शन को इस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं कि जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से कर लेना कि अर्थ लेवल होम्योस्टेसिस होता है, इस टर्म को किसने दिया था। और सिंपली ये कहता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो इंटरेक्ट करते हैं अपनी सराउंडिंग के साथ, तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं, हमेशा एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है इकोसिस्टम सर्विसेज। देखो जो इकोसिस्टम होता है वो आपको कुछ फ्री में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे हम इकोसिस्टम सर्विसेज टर्म से जानते हैं। तो इसमें आपके होते हैं प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग, कल्चरल। तो कोई गाया हाइपोथेसिस ना ये हमारे मतलब मुझे लगता है ये आपके में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी डीप में हो जाता है, क्योंकि इसके फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं कि अच्छा सारी पावर आप बायोटिक फैक्टर्स को दे रहे हैं कि वही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, तो इसको आप छोड़ देना, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लो। उसके बाद आता है आपका इकोसिस्टम सर्विसेज, यानी वो सर्विसेज जो आपका इकोसिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसमें मेनली 4 होती है आपकी, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग एंड कल्चरल। प्रोविजनिंग होता है जो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो, आपको खाना देता है, पानी देता है, फ्यूल देता है, हर्ब्स देता है। रेगुलेट होता है जो चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, ऐसी सर्विसेज जो रेगुलेट करने में काम आ रही हैं, जैसे एयर क्वालिटी को मेंटेन कर रही है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, फ्लड कंट्रोल को। क्योंकि कई बार क्या होता है आप नहीं भी ध्यान रख रहे तो भी तो आपकी सॉइल, आपकी एयर की क्वालिटी जो मेंटेन होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उधर काम कर रहे हैं। अच्छा पॉलिनेशन है, अब आप तो नहीं करते ना जाके, तो उसके लिए इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी हवाएं कर देती हैं, ठीक है, पानी के साथ हो जाता है, तो रेगुलेटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आती है सपोर्टिंग सर्विसेज, यानी आपको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। सपोर्ट कैसे? जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, सॉइल फॉर्मेशन में, फोटोसिंथेसिस में। और कल्चरल सर्विसेज में क्या आ जाएगा, एस्थेटिक्स, मतलब देखने में आपको अच्छा व्यू भी देती है, सुंदर है, ठीक है, स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है, इन सब में मदद कर रही है, मतलब एक ब्यूटी वाइज भी आपको शांति दे रही है, ठीक है। तो ये मेन 4 इकोसिस्टम सर्विसेज होते हैं कि आपको डायरेक्ट खाने को दे रही है, चीज़ों को रेगुलेट भी कर रही है, आप जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं इकोसिस्टम के, उनको सपोर्ट भी कर रही है, और कल्चरली भी आपको हेल्प कर रही है, ठीक है, स्पिरिचुअली जाने में। अब घर पे मेडिटेशन करो और पहाड़ों में जाके करो तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है, टूरिज़्म वगैरह में भी। उसके बाद शैलो इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी हम कर चुके हैं, इसके अलावा मत जाना, ये थोड़ा सा ऑप्शनल लेवल का है। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी आपको पता ही है कि डाइवर्सिटी इन बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसकी कंजर्वेशन 2 तरीके से हो सकता है, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू होती है कि जिस जगह पे वो बायोटिक कंपोनेंट है वहीं पे उसको प्रोटेक्ट करो। एक्स सिटू होता है नहीं, उसको अपने घर ले आओ और या किसी जू में लेके जाओ या किसी ऐसी जगह लेके जाओ, वहाँ जाके प्रोटेक्ट करो। एक्स सिटू के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके हर्बेरियम जो होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स को रखा जाता है, और आर्बेरियम जिसमें ट्रीज़ को रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन्स आपने सुना हो तो सबसे पुराने जो हैं, सबसे पहले आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, ये लार्जेस्ट है इंडिया में। बोस वही है ना जिन्होंने प्रूव किया था कि प्लांट्स हैव लाइफ। चलो उसके बाद आता है आपका सीड बैंक वॉल्ट की नीचे में सीड्स थे। आपको पता है कि डूम्सडे के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे सीड्स हैं ना
उनको हम स्टोर करके रखते हैं कि फ्यूचर में अगर ये सीड सपोज़ इन्फेक्टेड हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो हम वापस से उसको रीग्रो कर सकें। तो हम कुछ जितनी भी हमारी स्पीशीज़ हैं उनकी सीड्स को हम स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब ठंड में अच्छे से बढ़िया रेफ्रिजरेटर में अच्छे से प्रिजर्व करके रखते हैं। और नॉर्वे में स्वालबर्ड में जो है लार्जेस्ट सीड बैंक है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे सीड्स रखे गए हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर ये सीड्स ख़त्म हो जाए या कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि सपोज़ गेहूँ है वो सब ख़त्म हो जाए, तो आप यहाँ से फिर उसको फिर रीग्रो किया जाएगा। सपोज़ जितने सीड्स इन्होंने रखे हैं उसको वापस रीग्रो करा जाएगा, उससे जितने सीड्स आएंगे फिर वो वापस से हेल्प करेंगे उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज़ को ग्रो करने में, ठीक है। इंडिया ने भी अपने सीड्स इसमें दे रखे हैं। और इंडिया में भी है चांगला लद्दाख में, और असोल भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली रीजन में, ठीक है। ठंडे एरियाज़ में ही ठीक है क्योंकि वहाँ पे फिर ज़्यादा खर्चा नहीं करना ना आपको रेफ्रिजरेटर्स में ठंड में टेम्परेचर मेंटेन करने में। उसके बाद आता है आपका कैप्टिव प्रिजर्वेशन भी होती है, ठीक है। जैसे वल्चर ब्रीडिंग साइट्स आपकी जटायु ब्रीडिंग, ठीक है। ये जूलॉजिकल पार्क्स है, ज़ू में आप जाते हो तो वो एक तरीके से आपके इन एक्सिटू प्रिजर्वेशन ही है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद इन सिटू प्रिजर्वेशन क्या होता है कि जो स्पीशीज़ जो है उसको वहीं पे प्रिजर्वेशन करो, और इन दोनों में से बेस्ट कौन सी होती है, इन सिटू ही होती है, ठीक है। और डिपेंड भी करता है, हो सकता है कई बार सिचुएशंस में। इन सिटू प्रिजर्वेशन में आपके क्या आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आपके इन सिटू प्रिजर्वेशन में आते हैं, ठीक है। ये वही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उनके अंदर प्रोविजंस है, बट बायोस्फीयर रिजर्व्स का हमारे एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं है। ये यूनेस्को जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को सिर्फ सेंटर बनाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी ज़्यादा है, नेशनल पार्क आपके कम है, और बायोस्फीयर रिजर्व उससे भी कम है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व ज़्यादा बड़ा है टर्म में। कि रहने देना, टाइगर रिजर्व ये तो नहीं आएंगे ना आपके में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, बट हाँ आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो। जब आप कंजर्वेशन का टॉपिक करो ना, तो कंजर्वेशन में आप जब मेथड्स लिखोगे तो उसमें से एक ये भी होगा कि इन सिटू और एक्स सिटू में भी आप डिवाइड कर सकते हो, तो उसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इन सिटू में आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। और रिजर्व्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट एलिफेंट। उसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक रह जाता है वेटलैंड, ठीक है। वेटलैंड कुछ भी नहीं होता है, ऐसा एरिया नाम से पता चल रहा है कि ऐसी लैंड जो वेट है, ठीक है। अब ये क्या हो सकती है, क्यों होती है, क्योंकि देखो एक लैंड होती है, उसका वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है ना आपका, तो उसका जो अपर मोस्ट लिमिट होती है उसको हम उसका वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाटर टेबल अगर आपको ऊपर चला जाए, बहुत ज़्यादा सपोज यहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत पानी है और जा ही नहीं सकता क्योंकि ये पूरा एक्वीफर भर चुका है पानी से, तो क्या होता है जो वाटर लेवल होता है ये आपका ऊपर आ जाता है, तो हमेशा ये जो लैंड होती है वो क्या होती है, पानी से भरी रहती है। और वैसे अगर इसमें स्पेस होता या फिर ये रॉक्स ऐसे नहीं होते तो ये पानी अंदर चला जाता। तो इतना याद रख लेना, या तो वाटर टेबल आपका जो है सरफेस से ऊपर चला गया है, या फिर रॉक्स ही ऐसी हैं जिसकी वजह से क्या होता है वो जो लैंड होती है वो वेट रहती है, यानी पानी से पानी होता है, माशी होती है, ठीक है। और ये सीजनल भी हो सकती है, परमानेंट भी, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। वाटर लॉक्ड होती है, और यहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन में जो प्लांट्स उगते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, और जो सॉइल्स होती हैं वो मार्शी सॉइल आपकी हाइड्रिक सॉइल होती है, ठीक है। उसके बाद जो वेटलैंड होते हैं उसमें ये याद रख लेना बस कि जो वेटलैंड होते हैं ना ये आपकी 1971 में 2 फ़रवरी 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में ईरान में, जहाँ पे कहाँ पे हुई थी, रामसर में। तो वहाँ से कंसेप्ट आया था कि जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट आपकी वेटलैंड्स हैं, अब वेटलैंड्स में आपकी लेक्स भी आ सकती हैं, ठीक है, आपकी रिवर्स भी आ सकते हैं, आपकी कोई भी ऐसी जगह जो पानी से भरी हो, ठीक है, सीजनली या परमानेंटली कैसे भी। तो ईरान में रामसर नाम की जगह पे आपकी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें डिसाइड किया गया कि ऐसी वेटलैंड साइट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको आप क्या बोलोगे,
उनको सॉरी ऐसे वेटलैंड जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, रामसर साइट्स। तो आपसे पूछे कोई रामसर साइट्स क्या है, तो रामसर साइट्स एज सिंपली वेटलैंड्स होते हैं ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस कैसे हो सकता है, मेरे सपोज हरियाणा में सपोज केवलादेव, राजस्थान की केवलादेव बर्ड सेंचुरी जो है, अब वो दूसरों के लिए कैसे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, इंटरनेशनली कैसे इंपॉर्टेंस हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती हैं जो सीजन्स जब चेंज होते हैं तो वो माइग्रेट करती है दूसरे एरियाज़ में। तो इंटरनेशनली काफ़ी स्पीशीज़ जो है वो हमारे एरिया में भी आती हैं। तो ऐसे ही वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया जो इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनली जो स्पीशीज़ है वो उन पर डिपेंड करती हैं। तो ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया, ऐसे वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनको क्या बोला, रामसर साइट्स बोला गया। ठीक है, तो रामसर साइट सिंपली क्या है, ऐसे वेटलैंड जो इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बनाया गया, ये रहा मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बनाया गया 1990 में। तो ये क्या होता है आपका, इसमें उन रामसर साइट्स को रखा जाता है जिनको अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है, जिनकी हालत बहुत बुरी है। सबसे पहले इंडिया में चिल्का लेक को रखा गया था, बट अब ये इम्प्रूव हो चुके हैं तो उसको निकाल दिया गया है। ठीक है, और आज के टाइम पे हमारी जो है दो रामसर साइट्स को इसमें रखा गया है, केवलादेव और लॉकटक। ठीक है, वेटलैंड पे आ जाए तो कुछ नहीं है, यही लिखना है कि एक ऐसी लैंड, एक ऐसा एरिया जो इनंडेटेड रहता है, वाटर लॉक्ड रहता है, पानी से भरा रहता है। ये सीजनल भी हो सकता है या फिर आपका परमानेंट भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स आपके लेक्स, रिवर्स और कोई सिंपल वेटलैंड, वाटर लॉक्ड एरिया हो सकता है, मार्शी एरिया हो सकता है। ठीक है, क्रीक हो सकता है। वेटलैंड अगर इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट है तो वो क्या डिक्लेयर कर रखा है हमने, रामसर साइट्स। ऐसी रामसर साइट्स जो खतरे में हैं, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उनको किस में रखते हैं, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो आपके वेटलैंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, उन वेटलैंड्स में से कुछ आपके रामसर साइट्स होंगी और उन कुछ रामसर साइट्स में से आपकी कुछ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखी जाएंगे। ठीक है, ये है। और एनवायरमेंट लेजिस्लेशन हम कर चुके हैं कि स्टॉकहोम में 1972 में हुई थी, और इसकी वजह से फिर क्या क्या चेंजेस आए थे। 42nd अमेंडमेंट होगा, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो जाएगी, DPSP आएगा कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है स्टेट को। फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। ये सब हम कर चुके हैं जो हमारी एनवायरमेंटल एफर्ट्स की वीडियोज़ हैं। तो आई होप इसमें क्लियर हो गया हो। इसके अलावा फिर कुछ नहीं बचता, इनको रिवाइज़ कर लेना और ऑल द बेस्ट।